नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आप लोगों का मैं अपने चैनल आरसी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको मैसूर राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा। मैसूर राज्य का उदय कैसे हुआ और इसका पतन किस प्रकार से हुआ, किन शक्तियों ने इसके पतन में भाग लिया था, इन सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से मैसूर राज्य के जो दो शासक हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और कैसे अंग्रेजों से इन लोगों ने लोहा लिया था, इन सारी चीजों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो हम देखते हैं मैसूर राज्य का उदय। जिस समय भारत में मैसूर राज्य का उदय हुआ, उस समय जो भारत की स्थिति थी, मराठा, हैदराबाद के निजाम और अंग्रेज, ये तीनों एक बड़ी शक्ति के रूप में थे। जब मैसूर राज्य का उदय हुआ तो मैसूर राज्य के उत्तर में मराठा राज्य था, जबकि उसके पूर्वी भाग में हैदराबाद के निजाम थे और अंग्रेज को तो आप लोग जानते ही हैं। इन तीनों ने क्या किया कि मैसूर राज्य के पतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से मैसूर राज्य का उदय हुआ और किस प्रकार से हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो जब मैसूर राज्य की स्थापना होती है, उसके पहले थोड़ा सा हम चलेंगे। बात है विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य यहीं पर था। जब विजयनगर साम्राज्य स्थापित था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य में एक युद्ध होता है जिसे तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तालीकोटा के युद्ध के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और उसी विजयनगर साम्राज्य पर एक व्यक्ति जिसका नाम था वेंकट द्वितीय के द्वारा मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की जाती है और इसी वाडियार वंश के अवशेषों पर आगे चल करके हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की। अब कैसे की, तो इस चीज की हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में जब तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में, तो इस तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है और 1612 ईस्वी में वेंकट द्वितीय नामक एक व्यक्ति के द्वारा मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना की जाती है। उस समय मैसूर जो था वह विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग हुआ करता था। 18वीं शताब्दी में हुआ क्या कि जब 18वीं शताब्दी में वाडियार वंश के एक राजा हुए जिनका नाम था चिक्का कृष्णराज। वाडियार वंश के शासक चिक्का कृष्णराज के समय जब मैसूर पर शासन हो रहा था, तब क्या था कि चिक्का कृष्णराज के राज सत्ता की जो वास्तविक शक्ति थी उसके पास नहीं थी, क्योंकि चिक्का कृष्णराज काफी कमजोर शासक था और इसकी कमजोरी का फायदा उसके दो मंत्रियों ने उठाया था। तो चिक्का कृष्णराज के शासन की वास्तविक शक्ति उसके दो मंत्रियों के हाथ में थी, जिसका नाम था नंदराज और देवराज। इन दोनों मंत्रियों के हाथ में चिक्का कृष्णराज के शासन की वास्तविक शक्ति थी और यही वह समय था जब हैदर अली का उदय मैसूर में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। हैदर अली के जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो हैदर अली का जन्म 1727 ईस्वी में मैसूर के बूंदीकोट जिला में हुआ था। बूंदीकोट जिले को वर्तमान में कोलार जिला भी कहते हैं और यह कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार हैदर अली का जन्म 1727 ईस्वी में मैसूर के बूंदीकोट जिले में हुआ था, जो आधुनिक रूप से कर्नाटक का कोलार जिला कहलाता है। हैदर अली के पिता का नाम फतेह मोहम्मद था और फतेह मोहम्मद जो थे वह मैसूर के शासक के यहाँ नौकरी करते थे और उस समय जो मैसूर का प्रधानमंत्री था वह था नंदराज। यही वह समय था जब हैदर अली अपनी योग्यता
के आधार पर नंदराज की सेना में भर्ती होता है और नंदराज उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर के 1775 ईस्वी में नंदराज ने क्या किया कि हैदर अली को डिंडीगुल किले का फौजदार नियुक्त कर दिया। तो पूछा जाता है कि हैदर अली डिंडीगुल किले का फौजदार कब नियुक्त हुआ था? तो 1775 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? तो नंदराज ने किया था। यह नंदराज कौन था? तो यह मैसूर राज्य का प्रधानमंत्री था। जब हैदर अली डिंडीगुल किले का फौजदार बना 1775 ईस्वी में, तो उसने दो प्रमुख कार्य किए। उसने दो प्रमुख कार्य कौन कौन से किए? तो प्रथम तो वह की निरक्षर था। हैदर अली ने अपनी निरक्षरता को दूर करने के लिए एक ब्राह्मण व्यक्ति जिसका नाम था खांडे राव को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उसने अपना सलाहकार नियुक्त किया और कह सकते हैं कि शिक्षक नियुक्त किया। और दूसरा कार्य उसने यह किया कि डिंडीगुल में उसने फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। तो दो प्रमुख कार्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला कि हैदर अली ने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया था क्योंकि हैदर अली निरक्षर था। और दूसरा उसने कार्य किया कि 1775 ईस्वी में ही डिंडीगुल में उसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। और किसकी मदद से? तो फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद से उसने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक शस्त्रागार वाला। इसके बाद धीरे धीरे हैदर अली शक्तिशाली होता गया और जब वह शक्तिशाली हो गया तो उसने क्या किया कि मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। और जो उस समय वहां का प्रधानमंत्री था नंदराज, उसको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद जो मैसूर का शासक था उसका संरक्षक बन बैठा। कौन बन बैठा? तो हैदर अली बन बैठा। तो इस प्रकार से हैदर अली ने नंदराज को बंदी बना करके मैसूर के शासक का संरक्षण अपने हाथ में ले लिया। और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि मैसूर के शासक को उनके पद से हटा करके स्वयं वहां का शासक बनता है। और 1761 में मैसूर राज्य की स्थापना करता है हैदर अली। तो पूछा जाता है कि हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1761 ईस्वी में की थी। मैसूर राज्य में हैदर अली ने सोने व तांबे के सिक्के चलाए थे। तो जो उसके तांबे और सोने के सिक्के होते थे उन पर हिंदू देवी देवताओं जैसे शिव, पार्वती और विष्णु की आकृतियां छपी होती थी। तो मैसूर का वह कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं जैसे शिव, पार्वती, विष्णु की आकृतियां छपी होती थी? तो वह शासक था हैदर अली। इसी प्रकार शासक बनने के बाद हैदर अली ने वेदनूर का नाम बदल करके हैदर नगर रखा था। याद रखिएगा किस स्थान का नाम बदल करके? तो वेदनूर का नाम बदल करके हैदर नगर रखा था। हैदर अली ऐसा शासक था जो दक्कन का प्रथम शासक हुआ जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो प्रश्न आता है कि दक्कन का वह कौन शासक था जिसने अंग्रेजों को प्रथम बार पराजित किया था? तो वह था हैदर अली। तो दक्कन में हैदर अली ने प्रथम शासक के रूप में अंग्रेजों को प्रथम बार पराजित किया था। प्रश्न आया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार हैदर अली ने क्या किया कि हिंदुओं का एक मंदिर था जिसका नाम था चामुंडेश्वरी मंदिर। और इस चामुंडेश्वरी मंदिर को हैदर अली ने धन दान दिया था उसके निर्माण कार्य के लिए। तो याद रखिएगा कि चामुंडेश्वरी मंदिर को हैदर अली ने क्या किया था? धन दान में दिया था। हैदर अली की मृत्यु 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हो जाती है। जब हैदर अली की मृत्यु हुई उस समय
उस समय मैसूर का द्वितीय युद्ध चल रहा था। उस समय आंग्ल मैसूर युद्ध का द्वितीय समय था, जब अंग्रेजों और हैदर अली के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जा रहा था। उसी समय हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद हैदर अली का जो पुत्र टीपू सुल्तान था वह मैसूर का शासक बनता है। उसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम अंग्रेजों और हैदर अली तथा टीपू सुल्तान के बीच हुए 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1799 ईस्वी तक रहा। यानी जब उसके पिता की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई, तब वह 1782 ईस्वी में मैसूर का शासक बना और उसका शासन कब तक चला? 1799 ईस्वी तक चला था। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ। टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। सुल्तान फतेह अली खान साहब टीपू सुल्तान का पूरा नाम था। गद्दी पर बैठने के बाद टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1787 ईस्वी में की थी। एक अंग्रेज व्यक्ति जिनका नाम था थॉमस मुनरो। तो थॉमस मुनरो ने टीपू सुल्तान के बारे में एक वक्तव्य कहा था, जहां से प्रश्न भी आता है। क्या कहा था? कि टीपू नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। याद रखिएगा कि टीपू नई नीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। यह किसने कहा था? तो थॉमस मुनरो ने कहा था। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में आधुनिक कैलेंडर का प्रचलन किया तथा सिक्कों की ढलाई की जो तकनीक अपनाई वह आधुनिक तकनीक पर आधारित थी। यानी आधुनिक तकनीक पर आधारित उसने अपने सिक्कों की ढलाई करवाई थी। इसी प्रकार उसने माप तौल के पैमाने को अपनाया, जो कि आधुनिक तरीके पर आधारित था। यानी मैसूर का यह ऐसा शासक था जिसने माप तौल के लिए आधुनिक पैमाने को भी अपनाया था। इस प्रकार हम टीपू सुल्तान के समय सिक्के जारी हुए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टीपू सुल्तान ने भी क्या किया था कि अपने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां अंकित करवाई थी और इसने चांदी के जो सिक्के चलवाए थे उन सिक्कों का क्या नाम था? तो आबिदी, बाकरी, जाफरी। यानी आबिदी, बाकरी और जाफरी नामक चांदी के सिक्के किस शासक ने चलवाए थे? तो टीपू सुल्तान ने चलवाए थे। यह आबिदी, बाकरी, जाफरी नामक सिक्के किस क्षेत्र में चलते थे? तो मैसूर राज्य के क्षेत्र में चलते थे। इसी प्रकार टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। यह जैकोबिन क्लब क्या है? तो हुआ यह था कि उस समय फ्रांसीसी क्रांति हुई और फ्रांसीसी क्रांति के कुछ सैनिक जो थे वह टीपू सुल्तान से आकर के मिले और उन्हें जैकोबिन क्लब स्थापित करने की सलाह दी। इस प्रकार से जैकोबिन क्लब स्थापित हुआ और इस जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान स्वयं बना और सदस्य बनने के बाद उसने अपने आप को नागरिक टीपू कहना शुरू कर दिया था। पूछा जाता है कि जैकोबिन क्लब क्या था? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रतीक था जो क्लब के रूप में स्थापित हुआ था और इसका सदस्य स्वयं टीपू सुल्तान बना और सदस्य बनने के बाद उसने स्वयं को नागरिक टीपू कहना शुरू कर दिया था। इसी प्रकार टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार रिपीट किया जा चुका है। इस क्वेश्चन को
कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। टीपू सुल्तान ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शासन काल में विदेशों के साथ राजनैतिक संबंध स्थापित किए थे। उन देशों में उसने अपने राजदूतों को भेजा था। तो वो कौन कौन से देश थे जहां पर टीपू सुल्तान ने अपने राजदूतों को भेजा था? तो अरब देश, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया तथा मॉरिशस आदि देशों में टीपू सुल्तान ने अपने राजदूत भेजे थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो अरब, अफगानिस्तान, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस आदि जगहों से टीपू सुल्तान ने राजनैतिक संबंध स्थापित किए, वहां पर अपने राजदूतों को भेजा था। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में हिंदुओं को भी अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया था। और वह हिंदू कौन थे? तो पूर्णिया तथा कृष्ण राव नामक व्यक्तियों को टीपू सुल्तान ने अपना मंत्री नियुक्त किया था। और इसी पूर्णिया ने आगे चल करके टीपू सुल्तान को धोखा दिया, जिसके वजह से टीपू सुल्तान मारा गया था। ये कहानी हम अभी आगे देखेंगे। तो हिंदुओं को भी वह अपने दरबार में उच्च पद प्रदान करता था, जैसे पूर्णिया और कृष्ण राव नामक मंत्री थे उसके शासनकाल में। इसी प्रकार टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और इसके लिए उसने फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रिपो को नियुक्त किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हैदर अली ने अपनी सेना में किस फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट को सेनापति नियुक्त किया था? तो रिपो को नियुक्त किया था। इसी प्रकार टीपू सुल्तान ने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का भी गठन किया और पोत घाट यानी बंदरगाह का भी निर्माण करवाया, जिसे डाक यार्ड कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान मैसूर का ऐसा शासक था जिसने नौसेना बोर्ड का भी गठन किया तथा उसके लिए पोत घाट यानी डाक यार्ड का भी निर्माण करवाया था। टीपू सुल्तान भारतीय शासकों में एकमात्र ऐसा शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। तो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानने वाला भारत का एकमात्र शासक कौन था? तो वह था टीपू सुल्तान। मैसूर राज्य के साथ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए अंग्रेजों के साथ, जिसमें से 2 की लड़ाई इसके पिता हैदर अली ने की और 2 की लड़ाई में टीपू सुल्तान ने भाग लिया था। और इसी लड़ाई के चलते ही एक श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, जो अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। श्रीरंगपट्टनम की संधि इसलिए यहाँ उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि भूमि कर को 37% तक बढ़ा दिया था। तो पूछा जाता है कि किस संधि के बाद टीपू सुल्तान ने 37% कर की वृद्धि की थी? तो वह संधि थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम की संधि होने के बाद टीपू सुल्तान ने भूमि कर में 37 सही 1/2 यानी 37.5% की वृद्धि कर देता है। 1791 ईस्वी का समय था जब मराठों ने आक्रमण किया। कहां पर? इसके राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया और मराठों के द्वारा श्रृंगेरी मंदिर को लूटा जाता है। और इस लूट के दौरान श्रृंगेरी मंदिर का कुछ भाग टूट जाता है और इस श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति भी स्थापित रहती है, उनको भी कुछ नुकसान हो जाता है, मूर्ति कुछ टूट जाती है। तो इसके लिए क्या किया कि टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए
धन दान में दिया तथा शारदा देवी की मंदिर स्थापित करने के लिए भी टीपू सुल्तान ने धन दान दिया था। प्रश्न आया हुआ है कि शारदा देवी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए श्रृंगेरी मंदिर में किसने धन दिया था? तो टीपू सुल्तान ने दिया था। किया किसने? मराठों ने। लेकिन उसकी भरपाई किसने की? टीपू सुल्तान ने, क्योंकि वह एक उदार शासक था और हिंदुओं के प्रति उसकी अच्छी नीति हुआ करती थी। इसी प्रकार श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने क्या किया कि श्रीरंगपट्टनम में श्री रंगनाथ नरसिंह का एक मंदिर था जिसे गंगा धारेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। तो गंगा धारेश्वर मंदिर या श्री रंगनाथ मंदिर कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में था और इस मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से प्रतिदिन पूजा हुआ करती थी और इस पूजा में टीपू सुल्तान ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया था। घटना है 4 मार्च 1799 ईस्वी की, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई? तो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु के पीछे या उसकी हार के पीछे उसके अधिकारियों का उसके साथ विश्वासघात किया जाना था। तो उसके अधिकारियों ने टीपू सुल्तान के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण टीपू सुल्तान 4 मार्च 1799 ईस्वी को अंग्रेजों के द्वारा मारा जाता है। तो इसी चीज को देख लेते हैं कि 4 मार्च 1799 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम की अंग्रेजों से रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा जाता है, यानी उसकी मृत्यु 4 मार्च 1799 ईस्वी को हुई। और जब वह श्रीरंगपट्टनम की रक्षा कर रहा था तो उसकी पराजय में प्रमुख भूमिका उसके उच्च अधिकारियों ने निभाई थी, क्योंकि टीपू सुल्तान के उच्च अधिकारियों ने टीपू सुल्तान के साथ विश्वासघात किया था, जिसके चलते टीपू सुल्तान की हार हुई थी। और ये जो उच्च अधिकारी थे उनमें थे पूर्णिया, कमरुद्दीन तथा मीर सादिक। तो पूर्णिया, कमरुद्दीन तथा मीर सादिक के विश्वासघात के कारण ही टीपू सुल्तान मारा गया था। और ये जो पूर्णिया कमरुद्दीन थे यह सेना का संचालन कर रहे थे, जबकि जो मीर सादिक था वह वित्त मंत्री तथा टीपू का सलाहकार भी था। इन तीनों के द्वारा विश्वासघात किया जाता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मार्च 1799 ईस्वी को हो जाती है। इस प्रकार से मैसूर राज्य का पतन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि मैसूर राज्य के पतन में जिन 4 युद्धों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, जो आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यह युद्ध 4 बार लड़े गए थे, जिनसे प्रश्न भी काफी आता है। तो इस चीज की चर्चा हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे।